हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 8 अगस्त के करंट अफेयर्स। यहाँ तक आने के लिए आपको करना क्या है, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स सर्च करना है, आप यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहली न्यूज़, लोकसभा ने फाइनेंस बिल पास कर दिया है। क्या होता है ये फाइनेंस बिल? और अमेंड्स प्रोविजन ऑफ एलटीसीजी टैक्स। देखिए, एलटीसीजी टैक्स क्या था, इस वाले फाइनेंस बिल में क्या आया था, ये सब क्या चीज़ है, ये सब है बजट से रिलेटेड चीज़ें। आपको अगर ये चीज़ चेक करनी है, आप इस पर क्लिक करेंगे, नए टैब पे जाएंगे, आप यूनियन बजट वाले पेज पर आ जाएंगे हमारे। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल गेंस टैक्स से रिलेटेड क्या चीज़ें आई थी वो यहाँ पे दी हुई हैं। अभी क्या हुआ है कि कैपिटल गेंस टैक्स से रिलेटेड एक चीज़ सरकार ने क्या करा था कि जितने भी फिक्स्ड एसेट हैं, फिक्स एसेट माने कि प्रॉपर्टी वगैरह, उसमें इंडेक्सेशन टैक्स बेनिफिट हटा दिया था और जो टैक्स रेट थी वो 20% से 12.5% लोअर कर दी थी। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या था कि अगर मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इन्फ्लेट हो गई है, आपने मान लीजिए 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली थी और उसका प्राइस इन्फ्लेट होकर 10 गुना ज़्यादा हो गया, तो एटलीस्ट सरकार ये मानती थी कि जो प्राइस का एप्रिसिएशन है वो आपने अर्न नहीं करा है और उस पर कैपिटल गेंस टैक्स ना लग के क्या होगा कि जितना भी प्राइस बढ़ा है उसमें से इन्फ्लेशन का रेट माइनस कर दिया जाए, और इन्फ्लेशन माइनस करने के बाद जो भी आपने कैपिटल गेंस करा है बेचने के बाद अपने एसेट को, यानी कि प्रॉपर्टी को, उस पर आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, इसको कहते थे इंडेक्सेशन बेनिफिट। ठीक है, तो इंडेक्सेशन क्या था, इंडेक्सेशन ऑफसेट्स एक्रूड कैपिटल गेंस अगेंस्ट इन्फ्लेशन रेट। जो भी इन्फ्लेशन रेट चल रही है, इन्फ्लेशन को हटा देंगे, इन्फ्लेशन हटाने के बाद आपका जितना भी कैपिटल गेन है, आपने कितने का खरीदा कितने का बेचा, जो भी गेन हुआ उसमें से इन्फ्लेशन रेट और हटा दीजिए, जो बचा हुआ गेन है उस पर आपको टैक्स लगता था। पहले 20% लगता था, अब सरकार ने कर दिया 12.5%। लेकिन ये जो इंडेक्सेशन बेनिफिट था, इन्फ्लेशन का बेनिफिट, वो हटा दिया गया। ये लोगों को पसंद नहीं आया तो सरकार ने क्या कर दिया है, ये जो एलटीसीजी है इसका रोल बैक करा है और अलाउ कर दिया है टैक्स पेयर्स को कि वो चूज़ कर सकते हैं कि वो नई लोअर रेट में 12.5% में टैक्स देना चाहेंगे विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट, या फिर ओल्ड 20% में टैक्स देना चाहेंगे विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। ठीक है, ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ आई है, वो है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या होता है भाई? फाइनेंस बिल है जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड काम बजट में चीज़ें आती हैं वो सब फाइनेंस बिल में जाती हैं। देखिए, हमारा जो बजट है, बजट में चलिए वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हमने बजट की समरी बनाई हुई, यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप वहाँ देख सकते हैं। जो बजट होता है जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, आर्टिकल 112 में आता है। सरकार इस बजट में दो टाइप की चीज़ें पार्लियामेंट के सामने रखती है। क्या? एक तो आय, कहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, और एक व्यय, कहाँ पे खर्च हो रहा है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो आय है, जो पैसा आया इस कमिंग ईयर में, जो भी पैसा आना है, कैसे आएगा? टैक्सेस वगैरह से आएगा। टैक्स से रिलेटेड जो भी कोई चीज़ है वो सब आप आर्टिकल 265 के अकॉर्डिंग एक बिल पास करेंगे जिसका नाम है फाइनेंस बिल। इसमें आएगा, जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाएगा, इसको हम बोलेंगे फाइनेंस एक्ट। तो टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो फाइनेंस बिल में आती है। ये तो पैसा आ गया सरकार के पास। अब जो खर्चा होगा वो होता है एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर। सरकार पार्लियामेंट से दरख्वास्त करती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप हमें खर्चा करने दें, और कैसे खर्चा होगा वो सब एप्रोप्रिएशन बिल में लिख कर देती है। जब पार्लियामेंट ये बिल पास कर देती है, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन एक्ट। इसके अलावा सरकार एक भी पैसे का खर्चा नहीं कर सकती। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इस यूट्यूब वीडियो पे डिस्कस करी हुई है, आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो फाइनेंस बिल क्या है? मतलब टैक्सेशन से रिलेटेड। कल के करंट अफेयर में हमने कवर करा था एप्रोप्रिएशन एक्ट पास हो चुका है, यानी कि सरकार अब खर्चा कर सकती है। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनेंस बिल भी पास हो चुका है, यानी कि अगले साल जैसे टैक्स आएंगे या इस वर्ष में जो भी टैक्स आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, किस टैक्स रेट पर आएंगे, वो सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं पास। परफेक्ट, आगे चलते हैं। चलिए, इस सेंस में अब दो टाइप के बिल हमें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ज़रूरी हैं। जो फाइनेंस बिल होता है वो मनी बिल ना होकर एक किस्म का फाइनेंशियल बिल होता है। ठीक है, अब हमने ये बता दिया भाई फाइनेंस बिल क्या है, टैक्स से रिलेटेड चीज़ आती हैं। अब मैंने दो टर्म और इंट्रोड्यूस कर दी यहाँ पे, एक तो फाइनेंशियल बिल और एक मैंने मनी बिल इंट्रोड्यूस कर दिया आपको। अभी मैंने बताया मनी बिल कुछ होता है। मनी बिल क्या होता है कि हर वो खर्चा जो सरकार, मनी बिल क्या होता है, हर वो प्रोविज़न जो कि एक आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है
अगर कोई ऐसा बिल है जो उन चीज़ों से रिलेटेड है, वो होता है मनी बिल। 110 में आर्टिकल में लिखा क्या गया है, वो सारे प्रोविज़न कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा कैसे आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट, और उसमें से पैसा कैसे निकलेगा। अगर ऐसी कोई बात करी गई है तो उसको बोलते हैं मनी बिल। इसके अलावा कोई भी बात करी गई है उसको कहते हैं हम ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, अगर कोई ऐसा बिल आ गया जिसमें मनी बिल की भी बात करी गई है और कुछ ऑर्डिनरी टाइप के प्रोविजंस भी हैं जो मनी बिल से रिलेटेड नहीं होते, अगर ऐसा कोई बिल है जिसमें दोनों ही चीज़ें हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। ठीक है, तो आपको समझ आ गया फाइनेंस बिल क्या होता है। अब ये जो फाइनेंस बिल होता है तो क्या है कि ये जो फाइनेंस दोनों ही टाइप की चीज़ें उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल बिल। ठीक है, अब यहाँ पे एक अंतर और आप समझेंगे, फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल के अंदर अंतर है एक। ठीक है, इन दोनों का भी अंतर समझें। फाइनेंस बिल है जो सरकार अभी टैक्स से रिलेटेड बिल पास कर रही है कि कैसे सरकार पैसा लेगी हम लोगों से, वो सारे जो प्रोविज़न बजट के साथ पास हो रहा है वो है फाइनेंस बिल। ये हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी फाइनेंस बिल। फाइनेंशियल बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल है कोई भी टैक्सेशन वगैरह से रिलेटेड कोई भी मैटर, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड कोई भी बिल है। ज़रूरी नहीं है कि खाली टैक्स से रिलेटेड हो, बजट के साथ पास हो या ना हो। अगर किसी और दिन भी कोई बिल आ गया है जिसमें फाइनेंशियल मैटर डिस्कस्ड हैं, वो होंगे फाइनेंशियल बिल। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, दो टाइप के फाइनेंशियल बिल हैं, टाइप 1 और टाइप 2। आर्टिकल 117 में दिए गए हैं। क्लॉज 1 टाइप 1 से डील करता है, क्लॉज 2 टाइप 2 से डील करता है। वहाँ साफ साफ लिखा नहीं है कि टाइप 1 टाइप 2 है, बट क्योंकि दो अलग अलग टाइप के क्लॉज लिखे हुए हैं तो हम एनालिसिस के लिए हम बांट लेते हैं कि दो टाइप के फाइनेंशियल बिल दिए हुए हैं। क्या, एक तो ऐसा बिल दिया है जिसमें कि मनी बिल और जनरल लेजिस्लेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। मनी बिल क्या होता है, वही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कैसे पैसा आया, मैनेजमेंट और कैसे गया, वो सारी चीज़ें। और फिर जनरल लेजिस्लेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कहाँ करा जाता है, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ क्यों, क्योंकि मनी बिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कैसा पैसा आएगा, उसका मैनेजमेंट और कैसा जाएगा, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी मैटर अगर आता है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसलिए टाइप 1 वाला फाइनेंशियल बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या है कि राज्यसभा इसमें अमेंडमेंट तो बता सकती है, लेकिन लोकसभा के ऊपर उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर कोई डेडलॉक है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, जो लोकसभा ने बोल दिया वो हो जाएगा, कोई जॉइंट मीटिंग का प्रोविजन नहीं है। प्रेसिडेंट एसेंट कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है इस बिल को फॉर कंसिडरेशन, लेकिन ऐसा मनी बिल में नहीं होता। मनी बिल को एसेंट देना ही पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे अप्रूवल प्रोसेस, अमेंडमेंट, डेडलॉक रेजोल्यूशन, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन रिक्वायर्स इंट्रोडक्शन। एक सेकेंड, अप्रूवल प्रोसेस यहाँ पे नहीं दिया गया है एसेंट से रिलेटेड। एनीवे कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फिर टाइप 2 क्या है, वो बिल जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के से रिलेटेड एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंडिचर से रिलेटेड तो बात है, लेकिन वो मैटर जो कि मनी बिल में से रिलेटेड नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स तो हैं बट वो मनी बिल वाले जो आर्टिकल 110 में मैटर दिए हैं वो नहीं है। कहने का मतलब है इसमें मनी बिल से रिलेटेड कोई मैटर ही नहीं होता, नॉर्मल टैक्स रेट ऊपर नीचे करने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई बिल है तो फिर ये तो ऑलमोस्ट ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल से रिलेटेड कोई मैटर ही नहीं है। अगर ऐसा है तो वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आ सकता है और इसी एकदम ऑर्डिनरी बिल की तरह चलेगा। राज्यसभा के पास उसकी पूरी पावर होंगी, वो जो भी करना चाहे उससे रिलेटेड। बस एक चीज़ और होगी कि प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है मनी बिल और फाइनेंस बिल से रिलेटेड, बस यही है। अब ये क्या है कि ये जो चीज़ थी ना, ये आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है, बट उन्होंने फाइनेंस बिल और मनी बिल में कंपैरिजन करा है, जबकि करना चाहिए था उन्हें फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल में। तो आप यहाँ पे अज्यूम करिए, उन्होंने बेशक फाइनेंस बिल लिखा है, यहाँ पे थोड़ी सी उनसे त्रुटि हो गई है, इसको फाइनेंशियल बिल की तरह रीड करिएगा। जो आपने यहाँ पे मैटर पढ़े हैं उसी चीज़ का यहाँ पे कंपैरिजन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। चलिए, न्यू बिल रिमूव्स पावर ऑफ वक्फ बोर्ड, नॉन मुस्लिम एंड विमेन ऑन बोर्ड। ठीक है, अब ये है क्या, वक्फ बोर्ड होता क्या है। देखिए, वक्फ का मतलब होता है जो वक्फ एक्ट है, एक एक्ट है वक्फ एक्ट,
1995 में आया है। और किस चीज़ से रिलेटेड है? जो भी प्रॉपर्टी इंडिया में अल्लाह के नाम कर दी गई है ना, ईश्वर के नाम कर दी गई है, मतलब मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी इस एक्ट के अंडर गवर्न होती है। मतलब वक्फ एक्ट मतलब कुछ डिफाइन कर रहा है, क्या है ये वक्फ की प्रॉपर्टी? वक्फ है क्या? एज इट डिफाइंस वक्फ एज वक्फ बाय एनी पर्सन, यानी कि डोनेशन। वक्फ यहाँ आप डोनेशन समझेंगे, रिलीजियस टाइप की डोनेशन जो कि ईश्वर के नाम कर दी गई है प्रॉपर्टी, है ना। तो और मुस्लिम व्यक्ति ने, किसी ने ईश्वर के नाम कर दी है प्रॉपर्टी, वो तो वक्फ बाय एनी पर्सन, डोनेशन कर दी है किसी एनी पर्सन ने, जो कि प्रैक्टिस करना है इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years एंड हैविंग ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी। कोई ऐसा बंदा है जो कि ओनर है इसका, और एटलीस्ट 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है इस्लाम, और उसने डोनेट कर दी है कोई प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं वक्फ, कि ये प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, यानी कि ये प्रॉपर्टी डोनेट कर दी गई है, ठीक है। अब ये जो बिल है, अब कहने का मतलब है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये, है ना। इंडिया में एक बोर्ड होता है जो कि जिसमें कि कुछ मेंबर्स होते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को किस तरीके से मैनेज करा जाएगा, कंट्रोल करा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती हैं। तो मेनली क्या है कि वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब जो इसमें अमेंडमेंट आए हैं, आप ये देख लीजिए कि प्रपोजल्स क्या हैं। कि प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन की स्ट्रिप्स ऑफ वक्फ बोर्ड, ये क्या है कि ये स्ट्रिप्स कर देता है वक्फ बोर्ड को ऑफ इट्स पावर टू डिक्लेयर अ प्रॉपर्टी एज वक्फ। पहले क्या था कि वक्फ बोर्ड के पास, जो कि इस एक्ट के अंदर बनाया गया था वक्फ बोर्ड, इसके पास ये पावर थी कि ये बताए कि प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये आर्बिटर की तरह एक काम दे दिया गया है टू डिटरमाइन वेदर ए प्रॉपर्टी इज वर्क फॉर और गवर्नमेंट लैंड। ये डिटरमाइन करेंगे कि ये सरकारी ज़मीन है या वक्फ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे कौन कौन इंक्लूडेड है? पहले जो रिप्रेजेंटेशन था थोड़ा सा नैरो था, इस बार क्या कर दिया गया है, 2 मुस्लिम वुमेन कह दी गई है कि मुस्लिम वुमेन आएंगी ही आएंगी इसमें बोर्ड में। फिर 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑन द वक्फ बोर्ड, ठीक है। फिर इसमें एक सेक्शन 40 एमिट कर दिया गया है विच ग्रांट्स वक्फ बोर्ड द अथॉरिटी टू डिसाइड इफ ए प्रॉपर्टी इज वक्फ। तो अब ये लोग नहीं डिसाइड कर सकते, ये बोर्ड जो है वो नहीं डिसाइड कर सकता। कौन डिसाइड करेगा? ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर्बिटर की तरह काम करेगा। फिर वक्फ deed requirement requires the execution of a वक्फ deed for the creation of वक्फ and ensure it does not affect the inheritance right of heirs, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक अगर किसी ने मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है वो डोनेट कर दी है, ठीक है, तो अब क्या है कि अगर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है और मान लीजिए इनहेरिटेंस का कोई केस बैठता है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है कि एग्जीक्यूशन ऑफ वक्फ डीड एक नेसेसरी कंडीशन होगी फॉर क्रिएशन ऑफ वक्फ, कि अगर आप डोनेशन कर रहे हैं तो एक वक्फ डीड होना चाहिए, एंड ताकि इंश्योर हो कि कोई किसी की इनहेरिटेंस राइट ना उससे प्रॉब्लम में है ना। फिर नया नाम आया है, द रीनेम्स द एक्ट टू यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, ठीक है। तो जो नाम है उसको भी चेंज कर दिया गया है। ऑब्वियसली इससे रिलेटेड अब कंट्रोवर्सी है, क्या मुस्लिम बॉडीज़ और अपोजिशन पार्टीज़ क्या कह रही हैं कि ये आर्ग्यू इट मे फैसिलिटेट अपसर्पेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ एंड क्रिएट सोसाइटल डिवाइड, की मतलब हो सकता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो छीन ली जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैज़ कंडेम्ड द बिल stating that it could alter the nature of work properties and compromise their protection, कि जो प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्टेड होती हैं वक्फ बोर्ड द्वारा, वो जो है प्रोटेक्शन वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरा इशू। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम कंप्यूटिंग आइज इट्स बिग ब्रेक थ्रू मोमेंट। अब क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है, इसको हम जनरली कंपैरिजन के साथ समझेंगे। किसके साथ कंपेयर करना है हमें? क्लासिकल कंप्यूटिंग के साथ। क्या होता है अंतर? क्लासिकल कंप्यूटिंग 0 और 1 के बेसिस पे चलती है, कि कोई भी एक फिजिकल एट्रीब्यूट या तो 0 डोनेट कर सकता है कि वोल्टेज नहीं है मान लीजिए, या वोल्टेज है तो 0 या 1, या मैग्नेटाइज्ड है कोई स्ट्रिप या नहीं है 0 या 1, ठीक है। जो
तो इसको हम कहते हैं 0 या 1 को बिट। ये परमानेंट होती है, या तो कोई चीज़ 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, 0 और 1 दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम अकर कर सकती हैं। कोई फिजिकल क्वांटिटी एक साथ 0 या 1 या उसका सुपर इम्पोजिशन रिप्रेजेंट कर सकती है, यानी कि एक चीज़ 0 और 1 एक साथ है एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्वांटम जो वर्ल्ड है कुछ इसी तरीके से चलता है कि यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल चलता है एक किस्म का, है ना, कि कोई चीज़ एक साथ दो चीज़ें हो सकती है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इससे होता ये है कि जहाँ पे भी प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम्स की बात होती है, यहाँ पे फिक्स्ड आउटकम वाली कंप्यूटिंग बहुत अच्छी से होती है। कैलकुलेशंस बहुत अच्छे करता है इस टाइप का कंप्यूटर, ये टाइप का कंप्यूटर नहीं कर पाता। पर ये टाइप का कंप्यूटर वहाँ पे बड़ा काम करेगा जहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम है, कि हमें नहीं पता कि कोई चीज़ 0 है या 1, बट एक प्रोबेबिलिटी है कि ये शायद इतना % चांस है कि 0 होगा या 1 होगा। इस टाइप के जो भी प्रोबेबिलिस्टिक कंप्यूटेशंस होती हैं, जैसे वेदर फिनोमेना है, बहुत आसान नहीं होता उसको समझना, है ना। इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको भी बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, इनको समझना आसान नहीं होता। ऐसी कोई भी नेचुरल फिनोमिना जिसको समझना आसान नहीं है, उसको क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से, जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी लग रही है वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है कि इसका यूज़ कि काम कैसे करता है और यूज़ क्या है। दूसरा अंतर ये है, एक तो पावर कंजम्पशन का। आप नंबर ऑफ बिट्स, जैसे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ाते हैं, 0 और 1 स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, वैसे वैसे पावर कंजम्पशन बढ़ता है लीनियरली। जितना आपने बिट्स ले लिया उतना ज़्यादा पावर कंजम्पशन। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है उसमें जैसे ही आप क्यूबिट्स बढ़ाना शुरू करते हैं, क्वांटम बिट्स कहते हैं क्यूबिट्स, जैसे ही आप नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाना शुरू करते हैं, एक्सपोनेंशियल रिक्वायरमेंट हो जाती है पावर की। फिर क्वांटम कंप्यूटर्स के पास बहुत हाई रेट ऑफ एरर होता है। ऐसा देखा गया है, एक तो इन्हें अल्ट्रा कोल्ड एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, दूसरा ऐसा देखा गया है जैसे ही 1000 ऑपरेशंस के आसपास 1000 ऑपरेशन से कुछ ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, हम देखते हैं इतने ज़्यादा एरर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि क्वांटम मतलब जो कंप्यूटर है वो काम करना बंद कर देता है। इनफैक्ट बहुत बड़े कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है अगर आपको एरर रेट्स को कंट्रोल में रखना है। तो कहने का मतलब है बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जब तक बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे कंप्यूटर तब तक नहीं चलेंगे। लेकिन क्लासिकल कंप्यूटर जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं। हमारा लैपटॉप है, हमारे फ़ोन्स हैं, ये क्या है, क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर रेंज पे काम करेंगे और कितना छोटा बना दीजिए फिर भी ये काम करेंगे, है ना। एरर रेट कभी उतने बड़े होते ही नहीं, बहुत रेयर होता है कि एरर रेट्स आएँ। फिर वेल सूटेड ऑफ किस टाइप के टास्क के लिए, जैसे डेटा एनालिसिस, सिमुलेशंस वगैरह, मैंने आपको बता दिया, जैसे वेदर सिमुलेशंस है ना, और ये एवरीडे टास्क जो नॉर्मल कंप्यूटिंग टास्क होते हैं उनमें काम आ सकते हैं। ठीक है, तो यही है। अब क्या है कि ठीक है, कुछ चीज़ें देख लेते हैं, तो रिवाइज कर लीजिए मैंने क्या बताया अभी। क्वांटम बिट्स होती हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में, ये क्लासिकल बिट्स 0 और 1 से अलग होती हैं, क्योंकि क्यूबिट्स जो होते हैं वो 0 और 1 साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट कर सकती हैं। ठीक है, फिर दिस कैपेबिलिटी कि दोनों चीज़ें एक साथ सुपर इम्पोज पोजिशन में आ पाएँ, ये कैपेबिलिटी अलाउ करती है क्वांटम कंप्यूटर को कि वो वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक साथ हैंडल कर लें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्वांटम सिस्टम रिक्वायर्स प्रिसाइज कंट्रोल ओवर क्यूबिट्स ड्यू टू देयर ससेप्टेबिलिटी टू एरर एंड नॉइज, क्योंकि ये एक साथ कई चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वांटम बिट्स जो हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरर आ जाते हैं। और कैसे एरर आते हैं, करंट लिमिटेशंस क्या हैं ये देख भी लीजिए। क्या, प्रेजेंट डे क्वांटम कंप्यूटर्स कैन मैनेज अप्रॉक्सीमेटली 1000 ऑपरेशन बिफोर दे आर ओवरवेलम्ड, बिफोर द एरर्स ओवरवेलम देम। मतलब कि 1000 ऑपरेशन के बाद इतने एरर आ जाते हैं, फिर एकदम से डेड हो जाते हैं कंप्यूटर, और ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर पाते, इतने एरर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, है ना। और यही चैलेंज है हमारा इस समय। ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, द बेनिफिट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इंक्रीज एन एक्सपोनेंशियली विद द स्केल ऑफ द मशीन। हमें बहुत बड़ी मशीन्स की ज़रूरत होती है, ये भी हमारी लिमिटेशन है ना, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑल्सो ग्रोस। ठीक है, तो यही है। इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी इम्पैक्ट, मेजर इन्वेस्टमेंट आए हैं यहाँ पे। लीडिंग टेक कंपनीज जैसे गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये बहुत हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में, फोकसिंग ऑन क्यूबिट जनरेशन एंड एरर रिडक्शन। जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट अंडरस्कोर्स द सिग्निफिकेंट पोटेंशियल
एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है कि क्वांटम कंप्यूटिंग पोटेंशियल टू डिसरप्ट करंट क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स। अब क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, आप एक डेटा को रेंडमाइज कर दें, इतना सारा रेंडमाइज कर दें कि कोई उसको पढ़ ना पाए। ठीक है, क्यों? सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र वगैरह के लिए हमें ज़रूरी होता है कि क्रिप्टिक वे में छुपा कर डेटा भेजा जाए। अब क्या है कि हमारे जो कंप्यूटर हैं, आप किसी तरीके से पासवर्ड सेट करें वो तोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपने क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ करा है तो इतने ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक और रेंडमाइज डेटा होता है कि बहुत अच्छा क्रिप्टोग्राफी हो पाती है। तो वाइल क्वांटम कंप्यूटिंग्स पोटेंशियल टू डिसरप्ट करंट क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम एंड क्रिएट न्यू मटेरियल। अब करंट क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की बात क्या है, मतलब कि जैसे हमारे लैपटॉप का, फ़ोन का पासवर्ड होता है और जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं उन सबको तोड़ने की इसमें काबिलियत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रैंडमाइज सिस्टम्स को बहुत अच्छे से हैंडल करती है क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, एंड क्रिएट न्यू मटेरियल। देयर इज़ अ ग्रोइंग नीड फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो बस यही है। तो टेक्नोलॉजी के कुछ इम्प्लीकेशंस क्या हैं? द टेक्नोलॉजीज इम्प्लीकेशन आर प्रमोटिंग रेगुलेटर्स टू एंटिसिपेट एंड एड्रेस फ्यूचर चैलेंजेस। क्या है हमारे फ्यूचर चैलेंजेस? ये क्रिप्टोग्राफिक वगैरह से रिलेटेड है ना, बस यही है। पोटेंशियल और प्रोग्रेस क्या है? द क्वालिटी ऑफ क्यूबिट्स हैज़ इम्प्रूव्ड, making this an exciting time for quantum technology. The primary challenge remains scaling up and integrating effective error correction। ठीक है, तो ठीक है, यही सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, हमारे पास दो चैलेंजेस है, इसी को ही हमें ठीक करना है। क्या कि एक तो मशीन का साइज़ बहुत बड़ा करना पड़ता है हमें कुछ बढ़िया करने के लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बस यही है। नेक्स्ट, कोल गैसिफिकेशन। क्या कि गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस 8,500 करोड़ स्कीम टू प्रोवाइड VGF, यानी कि वाइबिलिटी गैप फंडिंग फॉर कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब गैसिफिकेशन होता क्या है? देखिए, कोल में जो लिग्नाइट टाइप की वैरायटी होती है जनरली 60 से 80% की प्योरिटी की वैरायटी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी वैरायटी होती है कोल की, 90% की प्योरिटी है उससे ज़्यादा वाली। ठीक है, जो लिग्नाइट है ये जब हम, और इंडिया में ज़्यादातर एंथ्रासाइट नहीं मिलता, सिर्फ लिग्नाइट मिलता है हमें, मेनली लिग्नाइट मिलता है। अब लिग्नाइट क्या है? बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने का एक तरीका हो सकता है कि हम कोल जलाने की जगह उसका गैसिफिकेशन कर दें, और सरकार इसी की पॉसिबिलिटी देख रही है। गैसिफिकेशन होता क्या है, चेक करते हैं सबसे पहले। देखिए, गैसिफिकेशन क्या होता है कि कोल को जलाकर हम कोई ऐसी गैस बना दें कि वो गैस फ्यूल का काम करे। यहाँ पे उस गैस का नाम है सिन गैस। अभी समझते हैं क्या होती है। इस सिन गैस को हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने इंजन वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। कैसे काम करता है ये प्रोसेस? हम ऑक्सीजन पंप करते हैं, ठीक है, और वाटर और कोल डालते हैं। कोल एक बार आपने डाल दिया, कोल को हीट करा, वो जलना शुरू कर देगा। जब जलना शुरू कर देगा, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, बहुत हाई प्रेशर पे, है ना, बहुत अच्छा खासा प्रेशर होता है 30 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और बहुत हाई टेम्परेचर पे जब हम वाटर को हीट करते हैं तो एक तरीके से स्टीम होता है ना। बहुत, कहने का मतलब हम काफ़ी ज़्यादा स्टीम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोयला जल रहा होता है तो होता क्या है, इसमें थोड़ी बहुत, भाई कोयला जला रहे हैं, CO2 तो निकलेगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन निकलती है। हाइड्रोजन कहाँ से आता है? पानी में से, H2 होता है ना। तो कहने का मतलब है कोल जलने पर पानी को भी जलाता है और पानी में से H2 अलग कर देता है। उसका जो ऑक्सीजन है वो कोल के साथ मिक्स होकर CO बना लेता है, और बाकी का जो कोल है वो CO2 बन जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है भाई? CO2 निकल रहा है, CO प्लस H2 तो चलिए सिन गैस क्या है, फ्यूल की तरह यूज़ हो जाएगी, तो वो बाद में CO2 रिलीज हो जाएगा। बट यहाँ पे CO2 निकल रहा है, H2S निकल रहा है। हम कोल गैसिफिकेशन कर ही क्यों रहे हैं? सिन गैस को बनाने के लिए, ऑब्वियसली। क्या इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है? हाँ, ये जो सिन गैस है वो इतनी एफिशिएंटली बर्न करती है कि इतना अच्छा कोयला बर्न नहीं करता। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो CO2 यहाँ इस पूरे प्रोसेस से निकलती भी है, वो CO2 को एक्चुअली आप कैप्चर कर सकते हो। कहने का मतलब है एनवायरनमेंट में रिलीज ना करके, हो सकता है इसको पानी में मिलाकर हम डीप ट्रेंचेस में डाल दें, हो सकता है हम CO2 को मतलब ग्राउंड के अंदर पंप कर दें, यानी कि कार्बन को कैप्चर कर लें, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाए। मतलब क्या है कि जितना कोयला जलाने पे CO2 निकलेगा उससे कम CO2
कोल गैस बनाने पे नहीं होगा, यानी गैसिफिकेशन करने पे या सिन गैस बनाने पे होगा, है ना। तो यही है हमारा मेन एडवांटेज जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? 8,500 करोड़ की स्कीम लेकर आए हैं जहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग होती क्या है कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा ले रहा है, इस टाइप का जो भी वो है, ठीक है। तो वाइबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है और प्राइवेट प्लेयर कह रहा है कि भाई हम 1,000 करोड़ रुपए तक लगा सकते हैं मान लीजिए, और 1,500 करोड़ में वाइबिलिटी आ रही है, तो कहने का मतलब है हम यूनिट लगाने में 500 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा 500 करोड़ कहाँ से आएगा, वो जहाँ अगर सरकार वो पैसा दे रही है, इस फंडिंग को हम कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो सरकार क्या कर रही है कि प्राइवेट प्लेयर को पैसा देगी ताकि वो कोल गैसिफिकेशन के यूनिट्स डाल सकें, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि 4,000 करोड़ PSUs को मिल रहा है, 3,000 850 करोड़ जो है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट PSUs वगैरह को मिल रहा है, और 1,000 करोड़ पर प्रोजेक्ट ऐसा कुछ है। तो दो कैटेगरी की फंडिंग है, एक 600 करोड़ की और फंडिंग है फॉर स्मॉल स्केल गैसिफिकेशन प्लांट। तो 3 टाइप की फंडिंग है जो कि कैबिनेट यूज़ करेगी, ठीक है। बस यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट होते हैं नंदिनी सहकार योजना। नंदिनी सहकार योजना है क्या कि सहकार का मतलब क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, है ना, सहकारी संस्थान, वो उससे रिलेटेड है। तो नंदिनी सहकार स्कीम क्या है? एम्स टू बोल्स्टर वुमेन कोऑपरेटिव्स, है ना, कोऑपरेटिव्स पे सहकारी संस्थान के लिए है, इन लाइन विद आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। और करेंगे क्या? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। कहने का मतलब है वुमेन कोऑपरेटिव्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब एक मुश्त पैसा नहीं मिल जाएगा। अगर कोई वुमेन कोऑपरेटिव कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको कुछ पैसा दे दिया जाएगा कि आप इस पैसे का यूटिलाइज करके कुछ कर पाएँ, ठीक है। तो ये है नंदिनी सहकार योजना, ठीक है। देख लेते हैं क्या कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि सपोर्ट वुमेन कोऑपरेटिव इन अलाइनमेंट विद आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन को ठीक करने के लिए कोऑपरेटिव्स का काम क्या होता है? मेनली प्रोडक्शन करना, कि कई सारी वुमेन, कई सारी महिलाएं मिलके अपने रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करके प्रोडक्शन में जाएं, है ना, एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है। तो ये जो कोऑपरेटिव्स हैं, ऐसा अगर उन्होंने कोई संस्था बनाई है तो इन कोऑपरेटिव्स को सरकार पैसा देगी कि आप फाइनेंस लो, हमसे पैसा लो और करो आपको जो काम करना है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, हैंड होल्डिंग, कैपेसिटी डेवलपमेंट स्पेसिफिकली फॉर वुमेन कोऑपरेटिव्स एंगेज्ड इन बिजनेस एक्टिविटी। और भी लोगों को दे सकते हैं बट स्पेसिफिकली वुमेन कोऑपरेटिव्स के लिए। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा, कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है। बड़ा कोऑपरेटिव्स है, बड़े पैसे मिल जाएंगे, छोटा है, छोटे मिल जाएंगे, ठीक है। सपोर्ट क्या होगा? एंटरप्राइज डेवलपमेंट, बिजनेस प्लान फॉर्मुलेशन, क्रेडिट देना, ये तो मेन काम ही है, सब्सिडी देना, इंटरेस्ट सबवेंशन, अगर ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो सरकार उसको कम कर देगी, कुछ एक्स्ट्रा पैसा सरकार अपनी तरफ से पे कर देगी बैंक को एज इंटरेस्ट। कौन करेगा ये स्कीम? चलाएगा कौन? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NCDC चलाएंगे, ठीक है। और कितना डिसबर्समेंट है? इतने करोड़ का, ठीक है। अभी तक इतना क्यूमुलेटिवली डिसबर्स करा जा चुका है फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन प्रोमोटेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज अक्रॉस इंडिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे। PIB की ये न्यूज़ है, सरकार बताती रहती है बीच बीच में कि वो क्या कर रहे हैं, और उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। तो क्या कह रही है ये न्यूज़ कि नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेड सिंस 2015 एम्स टू कॉम्बैट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसी के ऊपर है। तो नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015, इसके ऊपर न्यूज़ आई है, ठीक है। क्या कहाँ ये काम कर रहा है, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इंडिया के लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित इलाके क्या है। जो लाल में दिए गए हैं ये हाईली प्रभावित हैं, जैसे ये छत्तीसगढ़ है इतना, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साउथ के डिस्ट्रिक्ट हैं, बस्तर वगैरह, वो सब यहाँ पे पड़ते हैं लाल, ठीक है। फिर झारखंड के कुछ इलाके हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक्चुअली कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से स्टार्ट हुआ था। इसको किसी ज़माने में रेड कॉरिडोर कहा जाता था, ठीक है। एनीवे अब ये रेड कॉरिडोर हटा दिया गया है एक तरीके से। तो ये जो ग्रीन वाले इलाके हैं अब ये धीरे धीरे यहाँ से लगभग जा चुका है, और यहाँ पे सरकार मेजर स्कीम्स चला रही है ताकि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड जो इलाके हैं उनको कंट्रोल करा जा सके। क्या कर रही है सरकार? सरकार पहली बात तो
दो टाइप की स्ट्रेटजीज हैं, एक तो सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, और एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। दो टाइप की स्ट्रेटजी है सरकार की। सिक्योरिटी मेजर क्या, कि सरकार अपनी फोर्सेस को बेटर बना रही है। कैसे? फंड्स के थ्रू। फंड्स किस काम में लग रहे हैं? ट्रेनिंग में, इक्विपमेंट लेने में, मॉडर्नाइजेशन में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि जो माओइस्ट थे वो अक्सर क्या करते थे कि पुलिस स्टेशन में अटैक करते थे, और अटैक करने के बाद वहाँ पे जो क्या कहते हैं बंदूकें थी और वो सब असला हथियार ये सब उठा कर ले जाते थे, ठीक है। तो अब इसके लिए ये काम कर दिया गया, मॉडर्नाइजेशन वगैरह की स्कीम है, ठीक है। अब इसमें जो स्कीम्स हैं वो मेनली इन हेड्स के अंडर आ रही हैं, कि स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम हो गई, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम हो गई, स्पेशल कंट्रोल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम हो गई, है ना, इस टाइप की स्कीम है। फिर डेवलपमेंट एक्टिविटी, ये मेन हिस्सा है सरकार जो कर रही है, उनके जो प्लान है पॉलिसी का, वो क्या? रोड नेटवर्क बनाना। रोड नेटवर्क क्यों बनाना? दो काम है, ताकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह पहुंच पाएँ, और दूसरा एरिया में डेवलपमेंट आए, ठीक है। इसलिए ये चीज़ समझती हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाली ऑर्गेनाइजेशन, तो अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़ में कि वो रोड को ब्लॉक करके उसको ब्लास्ट कर देती हैं। फिर टेलीकॉम कनेक्टिविटी, कि एरिया को कनेक्ट करा जाए इंडिया से, तो टेलीकॉम कनेक्टिविटी। और इसलिए होता क्या है कि माओइस्ट अक्सर वहाँ पे एंटीनास को ब्लास्ट कर देते हैं, और इसलिए क्या होता है कि कनेक्टिविटी के लिए, और ये बहुत मुश्किल काम था, हमारी जो कंपनीज थी इन इलाकों में टावर नहीं लगाना चाह रही थी, सीआरपीएफ प्रोटेक्शन देती है, तब जाकर टावर्स लगते हैं। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि बैंक ब्रांचेस वहाँ पे खोले जाएं, एटीएम्स खोले जाएं, पोस्ट ऑफिस खोले जाएं, स्किल डेवलपमेंट हो, और एजुकेशन, लोग एजुकेट हों, और इसके लिए मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया था कि स्कूल्स, नॉर्मल स्कूल में तो माओइस्ट अक्सर कब्जा कर लेते थे, अपने ऑपरेशनल हेड की तरह यूज़ करते थे, सेंटर्स की तरह। तो रेजिडेंशियल स्कूल जो कि प्रोटेक्टेड होंगे, जहाँ पे बच्चे सिक्योर एनवायरनमेंट में पढ़ पाएँ, इस टाइप के 130 मॉडल एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल ऑपरेशनलाइज करे गए हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि वायलेंस के इंसिडेंट्स 73% से रिड्यूस हुए हैं अब तक, डेथ 86% तक रिड्यूस हो गई है, ठीक है। 32% रिडक्शन इन एलडब्ल्यू इंसिडेंट्स, और 17% रिडक्शन इन डेथ, ठीक है। तो ये हमारे अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। तो सरकार क्या कर रही है? मेनली नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 में लाई थी, और उसके यहाँ पे अचीवमेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट, इंडिया लॉन्चेस पोर्टल टू एक्सपर्टाइट बिजनेस वीजास फॉर चाइनीज टेक्नीशियन। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए, हमने एक पीएलआई स्कीम लॉन्च करी थी। पीएलआई स्कीम क्या थी? मेनली 14 सेक्टर्स के लिए एक स्कीम आई थी, जिसमें कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हम दे रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का? कि जितने भी इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कोई कंपनी कर रही है, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन मतलब मान लीजिए 1000 करोड़ का इस साल प्रोडक्शन था, अगले साल 1500 करोड़ का हो गया, 500 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आया है ना, तो इस 500 करोड़ के ऊपर कुछ इंसेंटिव मिलेगा। अगले साल मान लीजिए 2500 करोड़ कर दिया गया, 1000 करोड़ का और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, तो 1000 करोड़ पे कुछ इंसेंटिव मिलेगा। तो जितना आप प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्हांस करेंगे हर साल, उतने पे इंसेंटिव। किन किन सेक्टर के लिए? मेनली देखिए यहाँ पे 14 सेक्टर हैं, इनमें से कुछ सेक्टर्स आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, है ना। तो वाइट गुड्स क्या हो गए? जैसे एसीज वगैरह। क्या है कि जो बड़े होम अप्लायंसेस हैं, फ्रिज, एसीज वगैरह, ये सब आते हैं इसमें। सोलर पीवी मॉड्यूल्स, एसीसी, एडवांस केमिकल सेल बैटरीज, है ना, ये कुछ मेन चीज़ें हैं। और इसके अलावा ड्रोन्स वगैरह और कई सारी चीज़ें, है ना। मेडिकल डिवाइसेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इन सब पे हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पॉइंट क्या है कि ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन से रिलेटेड है, और ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना के हाथ में एक तरीके से। कहने का मतलब है वहाँ से हमें टेक्नीशियंस को बुलाना पड़ेगा, तब हम ये प्रोडक्शन प्लांट्स भी सेटअप कर पाएंगे, है ना। अब क्या है कि जो गलवान में इंसिडेंट्स हुए थे, उसके बाद हमने इनके वीज़ास को रोक लगाना शुरू कर दिया था। अब इससे हुआ क्या कि हम, क्योंकि चाइनीज़ मशीनरी पे रिलाइड हैं, तो वहाँ से टेक्नीशियन नहीं आ पा रहे थे। टेक्नीशियन नहीं आ पा रहे थे, हम प्रोडक्शन नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे थे। तो सरकार ने क्या करा है कि चलो ठीक है, एक नया पोर्टल उन्होंने लॉन्च करा है, ताकि अप्रूवल मिल पाए शॉर्ट टर्म बिजनेस वीज़ास के लिए, चाइनीज टेक्नीशियंस के लिए, कि वो इंडिया में आए और यहाँ पे अपना जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर पाएँ। यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बने, तभी तो हम प्रोडक्शन करेंगे। तो इस काम के लिए ये काम करा गया है, ठीक है। और MHA has initiated interaction with different departments to train them on using the portal, कि इस पोर्टल को यूज़ कैसे करें,
ठीक है। और पोर्टल एम्स टू फैसिलिटेट क्विकर वीजा अप्रूवल्स असेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन चाइनीज पार्ट्स स्पेशली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट्स, ठीक है। तो बस यही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ थी, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे था उन्होंने भी कहा था कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। और चाइना प्लस वन एक स्ट्रेटजी उन्होंने कहा था कि परस्यू करें, जो वेस्टर्न फर्म्स हैं वो परस्यू कर रही हैं, क्या कि चाइना में तो प्रोडक्शन हो, चाइना प्लस वन कोई एक और इकॉनमी वो सेलेक्ट कर लें जहाँ पे और प्रोडक्शन करें, ताकि चाइना से ब्लॉकेज आता है तो वहाँ प्लस वन से उनकी जो प्रोडक्शन है वो चलती रहे। बट इसके लिए चाइनीज़ टेक्नीशियंस वगैरह की ज़रूरत होती है। तो हम इकोनॉमिक सर्वे भी ये कह रहा है कि इसको हाईलाइट करें। ये इकोनॉमिक सर्वे का लिंक है, आप जा सकते हैं, इसके चैप्टर 4 में ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का लिंक दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ अप्रूव्स थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अमिड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। टाइगर्स की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, कहाँ पे डिक्लाइन हुई है पॉपुलेशन, यहाँ आप देख लीजिए कि एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में PIL गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और उन्होंने कहा था कि भाई टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। इसका नतीजा ये निकला कि सरकार को 2 पार्क्स इस्टेब्लिश करने पड़े। यहाँ पे आप ये हमारा नेशनल पार्क का पेज है, ये हमारे नेशनल पार्क का पेज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं गुरु घासीदास तमूर पिंगल टाइगर रिजर्व। अब ये है क्या, यहाँ पे ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करी गई, एक नई टाइगर रिजर्व हमें मिली है। क्या था, एक यहाँ पे गुरु घासीदास नेशनल पार्क था, एक पहले से एक नेशनल पार्क बना हुआ, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। गुरु घासीदास वैसे थे कौन, ये एक सतनामी रिफॉर्मिस्ट थे, हीरो थे। सतनामी सेक्ट एक हुआ करती थी जो कि अनटचेबल लेदर वर्कर्स से रिलेटेड थी, और उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे रीजन में, ठीक है। तो ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो गया। ऐसे ही एक तैमूर पिंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, वहाँ पे एक तैमूर हिल है और पिंगल नाला है जहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है। इन दोनों इलाकों को मिलाकर एक तैमूर पिंगल टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, ठीक है। बस यही बात है। टाइगर पॉपुलेशन किस तरीके से डिक्लाइन हुई है, 46 थी 2014 में, अब 17 रह गई है 2022 में, ठीक है। तो इसके लिए ये सारा काम करा गया है। ऑब्वियसली इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, हम आगे चलते हैं। चलिए कुछ प्रीलिम्स फैक्ट, एक्स्ट्रा 100 ग्राम क्रशेस विनिशियस ओलंपिक ड्रीम्स। आपको ये मिल ही गया होगा ये न्यूज़ कि 100 ग्राम ज़्यादा निकला विनेश फोगाट का वेट। वो 50 kg की कैटेगरी में खेल रही थी, फाइनल का उनका बाउट था, और उसी दिन जब उनका वेट करा गया वो 50 kg की निकली नहीं। अब क्या है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रेगुलेशंस ये कहती हैं कि 2 दिन वेट होंगे, क्या कि जिस दिन कोई भी रेसलिंग का मुकाबला होगा वो 2 दिन चलेगा और दोनों दिन वेट करे जाएंगे, है ना। तो रेसलर्स मस्ट मीट वेट लिमिट ड्यूरिंग दीज वेइंग टू कम्पीट डेजिग्नेटेड क्या कहते हैं डेजिग्नेटेड कैटेगरी, है ना। और ये कब होंगे, ये मेनली मॉर्निंग में होंगे, ठीक है। ईच मॉर्निंग 2 दिन मुकाबले होंगे और दोनों मॉर्निंग में ये वेट करे जाएंगे, ठीक है। उनका आर्टिकल 11 साफ साफ ये कहता है, इफ एन एथलीट फेल्स टू मीट द वेट लिमिट इन आइदर द फर्स्ट और सेकेंड वे इन, ठीक है, तो उनको डिस्क्वालीफाइड कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। तो वुमेन रेसलिंग में क्या है, कितनी कैटेगरीज होती हैं, 50 kg, 53, 57, 62, 68, 76 और फिर 76 से ऊपर वाली। तो विनेश जो थी वो 50 kg कैटेगरी में थी। अब क्या है कि उनका ऐसा कहा गया कि 100 ग्राम ऊपर था, 50 की जगह 50.1 निकला, और इसलिए उन्हें 15 मिनट मिलते हैं अपना वेट को रिड्यूस करने का कोई भी तरीका है, जैसे बाल काटना या कुछ, उन्होंने सब कुछ ट्राई करा, ऐसा कहा गया है, लेकिन कंट्रोल में नहीं आया वेट, और यही बात है। आगे चलते हैं। टाइनी बोन्स शेड लाइट ऑन मिस्ट्री हॉबिट्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बस आप ये समझिए होमो फ्लोरेंसिस एक इंडोनेशिया का स्पीशीज़ है, होमो स्पीशीज़ जो कि अब एक्सटिंक्ट है, और ह्यूमन जैसा स्पीशीज़ एक दिखता था। बस ये कहा गया है कि शुरुआत में कभी ये सोचा गया था कि 1.06 मीटर टॉल हुआ करते थे, ठीक है। अब ये कहा गया कि खाली 1 मीटर ही टॉल हुआ करते हैं, 6 सेंटीमीटर, और उनकी एवरेज हाइट कम आंकी गई है, नई एक वो निकली है रिसर्च। इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ यहाँ पे फीचर लिखे गए हैं, जैसे कि उनकी चिन छोटी होती थी, जो रिजेस हैं ये ओठी होती थी, जो माथा है छोटा होता था, है ना, और गर्थ जो है स्कल का वो थोड़ा सा बड़ा होता था। बस यही है।
इसके अलावा उनके जो फीट थे वो छोटे होते थे और जो हाथ हैं वो लंबे होते थे। इतना ही है हम, लेकिन इसको इसमें से कोई भी डिटेल ज़रूरी नहीं है हमारे लिए समझनी। जो लोग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वाले लोग हैं वो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम आगे चलते हैं। बिम्स्टेक FTA टॉक्स नीड रिवाइवल विद रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज। अब बिम्स्टेक है क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बना क्यों था? सार्क है, सार्क जो कि साउथ एशियन कंट्रीज का एक समूह है जिसमें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आता है। अब वहाँ पर पाकिस्तान बार बार हमारे जो डेवलपमेंट प्लान्स थे उनको रोकता था। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक बिम्स्टेक बना दिया कि भाई हम वेस्ट में देखेंगे नहीं, हम ईस्ट में देखेंगे। वी विल लुक ईस्ट एंड देन वी विल एक्ट ईस्ट। ठीक है, और इसमें जो इसका जो वो हेडक्वार्टर था उसको हमने बांग्लादेश के एकदम बीच में ढाका में बना दिया। ठीक है, तो ढाका में इसका हेडक्वार्टर है और ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं, बे ऑफ बंगाल की सारी कंट्री, यानी कि श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। और साथ में वो भी कंट्रीज जहाँ पे पानी बरसता है तो बे ऑफ बंगाल में जाएगा, यानी कि गंगा के हेडवाटर्स नेपाल, भूटान, तीस्ता नदी वगैरह है ना, जो भी है, मानस नदी है ये यहाँ से आती है ना, तो नेपाल और भूटान हमने साथ में रख लिया है। ठीक है, तो ये सारा इलाका बिम्स्टेक में आता है। अब हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ रियलिस्टिक हमें चीज़ें सोचनी है। क्या सोचनी है? चलो बिम्स्टेक के बारे में आ गया। ये हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं उन्होंने अर्ज करा है कि हम रिवाइवल करें स्टॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस का, इंक्लूडिंग। ठीक है, बस यही है। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं, यहाँ इस बार नहीं लिख कर आए हैं। चैलेंजेस ये हैं कि म्यांमार और थाईलैंड ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हैं चाइना के साथ। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हैं तो हमारे साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होगा कि चाइना से इंडिया की जो सप्लाई चेन है वो स्ट्रांग हो जाएगी और हम हो सकता है बड़े धड़ल्ले से इंपोर्ट करना शुरू कर दे चाइनीज़ प्रोडक्ट, हम नहीं चाहते। दूसरा, म्यांमार अनस्टेबल है, बांग्लादेश अनस्टेबल है, और इस तरीके से हम क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्चुअली कर भी सकते हैं, वाकई में हमें रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम रिवाइव करें। ठीक है, बस यही है। Raging wildfire in US and Canada create dangerous pyrocumulus clouds। Pyrocumulus cloud क्या होते हैं? Cumulus cloud वो होते हैं जो कि वर्टिकल एक्सटेंट जिनका बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जनरली ये वो क्लाउड होते हैं जो कि इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है वर्टिकल एक्सटेंट की वजह से कि प्रेसिपिटेशन करते हैं। ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन वाले क्लाउड होते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी निम्बस आता है जनरली वो प्रेसिपिटेशन वाले क्लाउड होता है। क्यूमुलस जो फ्लफी क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब पायरोक्यूमुलस क्या होते हैं? जब बहुत तेज़ अगर कहीं आग लग जाती है तो बहुत गर्म टेम्परेचर हो जाता है, इसकी वजह से धुआं ऊपर की तरफ उठता है और वर्टिकल एक्सटेंट का एक क्लाउड क्रिएट हो सकता है। इसको हम बोलेंगे पायरोक्यूमुलस क्लाउड। पायरो मतलब आग, आग की वजह से वर्टिकल एक्सटेंट का एक क्लाउड क्रिएट हो गया है। निम्बस क्लाउड वो होते हैं जो कि बिजली पैदा करते हैं, और जनरली ये बिजली पैदा करने वाले जो क्लाउड हैं वो बारिश करते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा वर्टिकल एक्सटेंट होता है तो होता यह है कि टेम्परेचर, देखिए डार्क क्लाउड होते हैं। डार्क क्लाउड का मतलब ये हो गया कि वो जो सन की रेज हैं उसको ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि हीट नहीं पहुंच रही है, यानी कि क्लाउड के बीच में टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, रैपिड कंडेंसेशन होगी और कंडेंसेशन की वजह से फिर प्रेसिपिटेशन होगी, और इसको हम कहते हैं डाउन बर्स्ट। जब भी पायरो क्यूमुलस क्लाउड बनेंगे तो अक्सर ऐसा होगा कि वाटर वेपर कंडेंस होगा और हैवी बारिश होगी और लाइटनिंग वगैरह होगी। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ पायरोक्यूमुलस क्लाउड कैसा होगा? पायरोक्यूमुलो निम्बस क्लाउड कि क्या ये वाइल्ड फायर करंटली डेवास्टेटिंग यूएस एंड कनाडा। अब देखिए इस समय इंडिया में मानसून है, पर पूरी दुनिया में जून जुलाई के महीने सबसे गर्म होते हैं। दुनिया भीषण गर्मी से जूझ रही है। ठीक है, और वाइल्ड फायर हो रहे हैं और इस टाइप के क्लाउड्स बन रहे हैं, पायरोक्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। ठीक है, अब क्या है कि दीज क्लाउड्स आर फाउंड व्हेन एक्सट्रीमली हॉट वाइल्ड फायर या वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह जो होते हैं वो कॉज एयर टू राइज, कूल एंड कंडेंस वाटर वेपर एंड ऐश। ये जो वाटर वेपर एंड ऐश यहाँ से निकल रही होगी वो एकदम से कंडेंस करके पायरोक्यूमुलो निम्बस क्लाउड बना देगी। पहले वर्टिकल क्लाउड बनेगा पायरोक्यूमुलस, और फिर पायरोक्यूमुलो निम्बस क्लाउड जहाँ से बारिश भी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज हो गई है कि काफ़ी तेज़ी से ये बनते जा रहे हैं आजकल। बिफोर 2013 ऑन एन एवरेज जो एनुअल ग्लोबल काउंट था 102 था,
50 कनाडा में बनते थे। इन कॉन्ट्रास्ट 2023 में 140, मतलब 2023 से पहले 102 बनते थे, अब 140। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है। बस इतना ही है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज क्या है कि एग्जैक्ट रीजन हमें पता नहीं है, बट हमें लग रहा है भाई क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ऑब्वियसली एट्रीब्यूशन हम करते रहते हैं ऐसा। फिर हाइयर ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से इंटेंस वाइल्ड फायर बढ़ती जा रही है, सब क्लाइमेट चेंज की वजह से। फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि अगर ज़्यादा मॉइस्चर है इलाके में। इंडियन आर्मी कंस्ट्रक्ट क्रूशियल बेली ब्रिज एंड लैंडस्लाइड हिट वायनाड। तो वायनाड में क्या है, बेली ब्रिज होता है इस टाइप का ब्रिज है ना, टेम्पररी ब्रिज स्ट्रक्चर होता है, बस यही है। मद्रास इंजीनियरिंग कॉर्प्स ने ये बनाया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझ लिए बेली ब्रिज होता क्या है, प्री फैब्रिकेटेड पार्ट्स होते हैं कि भाई रॉड्स वगैरह और सब कुछ लेकर आए और यहाँ पे प्री फैब्रिकेटेड ब्रिज बना दिया जल्दी से, ठीक है, कम से कम टाइम में। तो प्री फैब्रिकेटेड पार्ट इन बेली ब्रिज इंक्लूड लाइट स्टील पैनल्स लिंक्ड थ्रू पिन्स और ये सब, ठीक है। बस यही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। इनॉग्रल राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ऑनर्स टॉप इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्च टीम। अब क्या कि 2023 में ना शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पहले एक चलता था। कौन थे शांति स्वरूप भटनागर? इंडिया का CSIR जो रिसर्च लैब्स होती हैं उनके सबसे पहले डायरेक्टर थे, ठीक है। अब इनके नाम पे एक प्राइज चल रहा था, उसको हटाकर सरकार ने एक राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इंट्रोड्यूस करा था। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। एक विज्ञान रत्न इंडिविजुअल साइंटिस्ट को मिलता है, विज्ञान टीम पूरी टीम्स को मिलता है, और विज्ञान युवा युवाओं को मिलता है, ठीक है। तो ये पुरस्कार पहली बार दिए गए, इनॉग्रल है, इस बार पहली बार दिए गए ये पुरस्कार। तो किसको मिला है? जी पद्मनाभन, एक सेलिब्रेटेड बायोकेमिस्ट हैं, उन्होंने मलेरिया पैरासाइट पे काफ़ी काम करा हुआ है, उनको मिला है विज्ञान रत्न पुरस्कार। जैसे भारत रत्न होता है हाईएस्ट लेवल का, इंडिया का हाईएस्ट विज्ञान पुरस्कार है विज्ञान रत्न। फिर विज्ञान टीम पुरस्कार चंद्रयान 3 की टीम को मिला है, क्योंकि वो सक्सेसफुल रहे अपनी पहली लैंडिंग में। हाँ, ये इकलौता चंद्रयान मिशन है जो कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। फिर विज्ञान युवा पुरस्कार विवेक पुलचेतवार हैं, वो TFIR में हैं और कार्बन कैप्चरिंग टेक्निक्स, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे काम करते हैं। फिर उर्वशी सिन्हा हैं, ये रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में हैं, क्वांटम रिसर्च में काम करती हैं। और फिर रॉक्सी मैथ्यू कोल, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे से हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, इनको मिला है, ठीक है। और फिर एक विज्ञान श्री पुरस्कार है, ये साइंटिस्ट ऑफ ऑल एज के लिए है, ठीक है। फिर ये भी कुछ मतलब, ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हर किसी का नाम याद रखना, पर फिर भी आप नाम ले सकते हैं। क्या? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम है, ये डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, स्टार क्लस्टर्स एंड गैलेक्सीज पे काम कर रहे हैं। फिर जयंत बालचंद्र उदगोनकर बायोलॉजिस्ट हैं एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ IISER पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, मैं श्योर नहीं हूँ ये फुल फॉर्म का। फिर नबा कुमार मंडल, ये हैं पार्टिकल फिजिसिस्ट फ्रॉम साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो ये प्राइजेस हैं जो इस बार। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।